हेलो स्टूडेंट। तो ये आज जो इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोग दे के आए हैं, आशा है कि वो बहुत ही अच्छा गया होगा, फैंटास्टिक गया होगा। क्योंकि मुझे पेपर शाम को मिला और फिर मैंने देखा कि सारे क्वेश्चंस लगभग वही आए थे जो मैंने आपको बताया है, और जो जो थोड़ा घुमा के पूछा है वो मैंने आपको समझाया है। तो कुल मिला के सारा बताया हुआ ही पेपर आया था। ये जो आपके सामने है बहुविकल्पी प्रश्न 329 329 FQ सीरीज़ का है। हो सकता है आपके ज़िले में दूसरा हो, इसका सीरीज़ दूसरा हो, लेकिन क्वेश्चन लगभग वही होते हैं। तो देखिए, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे, पहला है उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी किस में परिवर्तन होता है, तो आय में परिवर्तन। ठीक है, इसका सही ये होगा, निम्नलिखित में से एक अनधिमान वक्रों की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? तो भैया अंधिमान वक्र सदैव बाईं से दाईं गिरते हैं, लेकिन दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। ठीक है, ये सही है इसका। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए, तीसरा है क्वेश्चन, कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत। ठीक है, ये इसका सही है। निम्नलिखित में से असंगत को छांटना है। तो राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूर्ण रोजगार, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसलिए ये अलग है, ऑड वन है। अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव होता है? तो जो स्थिर साधन होते हैं, इसमें से स्थिर साधन क्या है? मशीन है। मशीन में छोटे समय में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है मल्टीपल में, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है साख सृजन, बाकी मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा पूर्ति नियंत्रण और विमुद्रीकरण केंद्रीय बैंक का होता है। ठीक है, और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? तो तीनों ही विधि, आय, उत्पादन और व्यय है इसकी विधि। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। मुद्रा की जो पूर्ति मार्केट में है वो केंद्रीय बैंक पूरी तरह से नियंत्रित करता है और करता है उसे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तु और सेवाओं की मांग, भाई घरेलू वस्तु और सेवाओं की मांग घट जाएगी, क्योंकि हम बाहर से उत्पादन को मंगा रहे हैं। ठीक है, तो घरेलू चीज़ों को हम घटा देंगे उसकी मांग। अगला 10वां क्वेश्चन है, लास्ट है, सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है कि आय के बदलाव के साथ हमारी बचत में बदलाव होता है, यानी MPS इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा Y। तो ये इसका सही आंसर था। उसके बाद अति लघु में कौन से क्वेश्चन आए हैं? कुल उत्पादन लागत क्या होती है? बहुत ही अच्छा है, TP जो बताया था, कुल उत्पादन लागत बढ़ते हुए दर से बढ़ती, उसके बाद एक अधिकतम पे जाके नीचे। तो यहाँ पे आप, मेरी आशा पूरी है कि जिनको भी मैंने पढ़ाया, जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है, वो इस पर ग्राफ जरूर बनाए होंगे। सीमांत लागत का क्या आशय होता है? सीमांत लागत यानी कि MC मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? U आकार का होता है, AC के न्यूनतम बिंदु से काटता है। ठीक है, ये भी बताया मैंने। बाज़ार मांग किसे कहते हैं? कुल मांग बाज़ार की जो है उससे मिला के। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। किन्हीं 3 पूरक वस्तुओं के नाम लिखो। तो भाई पूरक वस्तु में 2 तो मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल में बताती रही हूँ, पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। और एक और पूरक वस्तु आप लिख सकते हैं, जैसे कि जूता और मोजा भी होता है पूरक, है ना? जो चीज़ें एक साथ चल रही हों। तो आपने क्या लिखा है ये ज़रूर मुझे बताइएगा तीसरी वस्तु पूरक में। बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब आपका मैसेज में कमेंट पढ़ूंगी कि आपने पूरक वस्तुओं में क्या क्या लिखा है। निजी आय तथा प्रयोज्य आय में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। निजी और प्रयोज्य आय क्या होती है? ठीक है, इसको भी 3 नंबर का है। इसको अंतर में आप कम से कम 3 अंतर तो लिखे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? यानी चाहते हुए भी हमें रोजगार न मिलना। ठीक है, एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है? तो लाभ कैसे अर्जित करता है? जब वो अपने कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, अपने लागत को कम करता है या लाभ को बढ़ाता है, रेवेन्यू को बढ़ाता है, तो लाभ अर्जित करेगा। मध्यवर्ती माल का अर्थ समझाइए। ये अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लाइव क्लास में बताया। मध्यवर्ती यानी कि जो इंटरमीडिएटरी जो गुड होते हैं उसको कहते हैं माध्यमिक। जैसे कि आटा, अगर आपको ब्रेड बनाने में है तो आटा जो है वो मध्यवर्ती माल कहलाएगा। लघु उत्तरी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। एक काल्पनिक सारणी चित्र की सहायता से वस्तु की कीमत मांगी गई मात्रा में संक्षेप में, यानी मांग का नियम आपको बताना था। सीधे सीधे इसमें ग्राफ बनाएंगे, तालिका बनाएंगे और थोड़ा वर्णन कर देंगे। 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर अल्पकालीन उत्पादन तथा दीर्घकालीन उत्पादन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
अगला 21वां है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की किन्हीं 3 विशेषताओं को संक्षेप में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की किन्हीं 3, उसमें ज़्यादा विक्रेता होते हैं, ज़्यादा क्रेता होते हैं, ठीक है। उद्योग द्वारा निर्धारित होता है, इसमें फर्म जो होती है रिसीवर होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सरकारी बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो 6 नंबर का है। तो आप आराम से इसमें लिख सके होंगे कि रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, मुद्रा का निर्गमन करता है, सारे व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करता है। आई होप कि बहुत अच्छा गया होगा आपका। निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या। भुगतान संतुलन का चालू खाता और पूंजी खाता, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते हैं और इसकी भी संक्षिप्त व्याख्या करनी थी, ठीक है। विस्तृत में एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अधिमान वक्र को स्पर्श करती है। इसमें बजट रेखा पूरा आपको बताना था एक उपभोक्ता का, और चित्र तो बनेगा ही बनेगा, इन्होंने अलग से कह दिया। या फिर मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। मांग की लोच को मापने की एक विधि बताना था, ठीक है। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापने की किसी भी एक विधि की। मैंने ये कहा था कि कोई भी एक विधि आएगी, नाम दे के कम आता है, जिसे आप सबसे अच्छी समझते हैं, ठीक है। अच्छी समझने का मतलब जो विधि है उसमें लास्ट में ब्रीफ संक्षेप में बताया जाता है कि कौन सी विधि सही पड़ती है। राष्ट्रीय आय के परिपत्र वर्तुल प्रवाह से क्या समझते हैं? यानी वही चक्री प्रवाह। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का वर्तुल प्रवाह कैसा होता है, मैंने डिटेल में आपको समझाया और बताया था। 2 क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं? सिंपल वाला देखो पूछा है, सबसे सिंपल वाला 2 क्षेत्र, यानी एक पारिवारिक क्षेत्र होगा और एक आपका जो है फर्म वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा 26वां क्वेश्चन हो गया। 27वां में क्या दिया है भाई? किसी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग की समस्या क्या? अत्यधिक मांग यानी अतिरेक मांग, दीर्घकाल में इसका रोजगार के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है? किसी या करके दिया, किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय में परिवर्तन का रोजगार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सचित्र विवेचना कीजिए। तो इसमें से आई होप कि आप लोगों ने दोनों में से एक कर लिया होगा। पहला वाला जो सेगमेंट है, किसी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग की समस्या, ये आप अच्छे से बता ले गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का अच्छा गया होगा पेपर, मुझे पूरी आशा है। और चलिए बताइएगा कि आप लगभग कितना पाने का उम्मीद रखते हैं अपने पेपर से, आज जो दे के आए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं पढ़ के मालूम करूं कि हाँ मेरे वीडियो से आपको कितना लाभ पहुंचा है। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।